रुक रुक रुक। अरे किधर भाग गया साले? कहीं नजर नहीं आ रहे, पता नहीं कहां चले गए। उस तरफ गए होंगे। अरे नहीं नहीं, यहीं कहीं आसपास छुपे होंगे साले। इस गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना वो ठेकेदार हमें कच्चा चबा जाएगा। मुझे लगता है बस अड्डे की तरफ गए होंगे। चलो वहीं जाकर देखते हैं। चलो। बेटी, यूरा थारा दिल्ली का टिकट। दिल्ली के बस अड्डे पे कुंदन चाचा मिलेंगे, वही थारा ख्याल रखेंगे। पहुंच के एक बार खबर करती हो। बाबूजी। ना बेटा, तुझे जाना ही पड़ेगा। चलो भाई, बस जा रहे हैं, चलो आखिरी गाड़ी है, निकलो। बेटा, अरे बस निकल जाएगी। जा बेटा, देर न कर, जा। चलो, अपना ख्याल रखना। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करो। वो रहे बलदेव और उसकी छुरी। अभी कुछ गुंडे जिस आदमी का पीछा कर रहे थे वो कोई चोर नहीं था। उसने किसी का कत्ल भी नहीं किया था। उसने किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की थी। वो बस एक बाप था जो अपनी बेटी को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता था। एक ऐसी जिंदगी जहां उसे किसी के सामने सर न झुकाना पड़े। उसका जुर्म बस इतना था कि उसने खुद से बड़े और ताकतवर लोगों के खिलाफ आवाज उठाई। ये कहानी एक ऐसे बाप और उसकी बेटी की है जिन्होंने बड़ी से बड़ी ताकत के सामने सर नहीं झुकाया, जिन्होंने हमारे समाज के सबसे पुराने और सबसे शर्मनाक जुर्म के खिलाफ आवाज उठाई। ये जुर्म है छुआछूत, यानी अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। भारत सरकार ने सन 1955 में अनटचेबिलिटी एक्ट पास करके हर तरह के जातिगत भेदभाव को खत्म कर दिया था। भारतीय संविधान के आर्टिकल क्रमांक 17 के अनुसार जाति सूचक भेदभाव एक दंडनीय अपराध है, लेकिन इसके बावजूद यह शर्मनाक परंपरा आज भी हमारे समाज में हमारे बीच मौजूद है। इतने खेले ना आवे क्या? देख मैं दिखाती हूँ कैसे खेले जावे हैं ये खेल। हमें ना सीखा कैसे खेला जावे ये खेल। कपड़े देखे बदबू आते, शी दूर हट। हाँ तो क्या हो गया, तू क्या रोज नए कपड़े पहनती है? तू दलित जात के तो दलित ही रहेगी, ज्यादा बोल मत। और हम दलितों के साथ नहीं खेलते। चल हट, तूने हमारी जगह गंदी कर दी। अब हम यहाँ कैसे खेलेंगे? चलो हम नई जगह खेलने जाते हैं। चलो। बाऊजी, बाऊजी, मैंने कुछ साथ क्यों नहीं खिलाता? क्या बात हो गई रे बेटा? वो चौराहे पे सब लड़कियां खेलती है पर मुझे नहीं खिलाती। कहती कि तू दलित जात है। उसके पास तो बस्ता गिल स्कूल भी जाती है, मैं तो स्कूल भी नहीं जाती हूँ। बाऊजी, दलित होता क्या है? पाप हुए है बेटा, और वो भी पिछले जन्म का, जो हमें इस जिंदगी में भुगतना पड़ा है। इन ऊंची जात के लोगों के सामने सिर झुका के रहना पड़ा है हमें। इनसे दूर हट के चलना पड़ा है ताकि हमारी छाया भी इन पे ना पड़ सके, नहीं तो बेचारे ये अशुद्ध हो जावे हैं। अब समझ में आया था रे? चल अब भीतर चल के हमारे साथ खाना बनाने में हमारी मदद कर। चल। नहीं जाना मारे को। बहस ना करे हमारे से, चल भीतर। क्या बात है? हमारी बेटी बड़ी उदास लग रही है। देख मैं थारे लिए क्या लेके आया हूँ। क्या? हमारे लिए? ना, मैं सोच रहा था कि स्कूल में दाखिला ले लूं, थोड़ा पढ़ लिख लूंगा। अरे थारे लिए नहीं लाऊंगा तो क्या थारी अम्मा के लिए लाऊंगा। अब मेरी बेटी भी और बच्चों की तरह स्कूल जाएगी। सच? इधर ध्यान दे ले,
ये फिजूल की बातों में समय की बर्बादी ना करे तू। और तुम ये क्या सपने दिखा रहे हो उसने? पढ़ाई लिखाई करके ये कोई पहाड़ ना उखाड़ लेगी। लड़की जाते है घर का काम काज सीखे, और मैं कहूँ इंसान को उतने ही पाँव पसारने चाहिए जितनी लंबी उसकी चादर हो गए। क्यों कलेश खड़ा कर रही है? अरे मन है लड़की का पढ़ने का। मन के होने से कुछ नहीं होता, मन मार के बैठने से भी कुछ ना होता। तुमको मालूम है कि हमारी औकात ना है इसने पढ़ाने की। तो औकात हो जाएगी। अरे पूरी जिंदगी हमने निकाल दी गधा मजदूरी करते करते, अब अपनी बेटी को तो इज्जत की जिंदगी दे सके हैं, या इतना भी हक नहीं है हमें? तुमसे कुछ कहने का कोई फायदा ना है, करनी तो तुमने अपने मन की है। बना लूंगी मैं अपने आप रोटी, तू जा, जाकर सपने पूरे कर ले अपने। बाबूजी, आप छोटे छोटे स्कूल गए थे क्या? ना बेटा, मन ने तो ना गया, पर थारे से बहुत उम्मीद है, हैं? खूब मन लगा कर पढ़ियो, कोई बड़ा काम करियो। बड़ा काम मतलब? बड़ा काम मतलब ऐसा काम कि जिससे तेरे बाबूजी को अपनी बेटी पे गर्व होवे, ठीक है? ओ बलदेव, तेरा दिमाग फिर गया क्या? तन्ने पता नहीं है थारी जात के लोगों के यहाँ चप्पल डाल के चलने की अनुमति ना है। फिर अंधा तू चला रहा है। गलती हो गई सरकार, याद नहीं रहा सरकार। थारी याददाश्त के चक्कर में सब अशुद्ध हो गया, अब शुद्धिकरण करवाना होगा। निकाल रहा हूँ सरकार, निकाल रहा हूँ। ये बच्चे किसी और की है ना? मारी है सरकार। इसकी चप्पल उतारने के लिए तुझे न्योता देना पड़ेगा। सरकार, छोटी बच्ची है, नंगे पांव चलेगी तो कंकड़ पत्थर लग जाएंगे। देख बलदेव, बच्ची हो या बड़ी, यहाँ दलित जात के लोगों को चप्पल डाल के चलने की अनुमति ना है। बस सरकार, मैं इसे गोद में ले लेता हूँ। गोद में लेके जाना, दलित कहीं का। बाबूजी, वो आप पे चिल्ला क्यों रहे थे? अरे कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। बाबूजी, उन्होंने आपकी चप्पल क्यों दरवाई? और ये शुद्धिकरण क्या होता है बाबूजी? बेटा, ये छोटी छोटी चीज पे ध्यान मत दे, पढ़ाई पे ध्यान दे। देख, मैंने थारी अम्मा से लड़ाई झगड़ा करके तुझे स्कूल में एडमिशन कराया है। एक बच्चे को क्या पता कि ये समाज उसके पैदा होते ही उस पर जाति और धर्म का एक ठप्पा लगा देता है। 9 साल की संतोष भी इस भेदभाव को नहीं समझ पा रही थी। उसे नहीं पता था कि यह शर्मनाक प्रथा सदियों से चली आ रही है। तब से अब तक जमाना बदल चुका है, दुनिया कहां की कहां पहुंच गई, लेकिन यह शर्मनाक प्रथा पीछे नहीं छूटी है। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश की आबादी की 24% जनता अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंध रखती है। यानी हमारे देश के 24% लोगों को आज भी किसी न किसी तरह का भेदभाव झेलना पड़ता है। और इनमें से लाखों लोग तो ऐसे हैं जिन्हें अपनी 2 जून की रोटी तक के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। और हैरत की बात यह है कि आज भी समाज का एक तबका इन लोगों को नीची नजर से देखता है। इन्हें ना तो समाज में बराबर की हिस्सेदारी दी जाती है, ना ही इज्जत, और ना खुद को साबित करने का भरपूर मौका। संतोष बेहद मासूम थी। वो अक्सर अपने पिता से इस बारे में सवाल किया करती, और उसके सवालों में एक मासूमियत थी और साथ ही साथ एक कड़वा सच भी। वो जानना चाहती थी कि आखिर वो और बच्चों से अलग क्यों है, उसे क्यों कमतर समझा जाता है सबसे, लोग उसके और उसके परिवार के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करते हैं। और उस मासूम बच्ची के ये सवाल भारत के हर नागरिक के सवाल होने चाहिए। हाँ तो बच्चों, महात्मा गांधी समाज में समानता के समर्थक थे। उन्होंने जातिवाद की घोर निंदा की। उन्होंने कहा था कि ये पूरा समाज एक परिवार के जैसा है, यहाँ ना कोई छोटा है ना बड़ा, सब मेरे अपने हैं और मैं उनका हूँ। हाँ तो बच्चों, बापू के इस कथन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, बताओ? कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो। हैं? तू बताएगी? मास्टर जी, मुझे जवाब आता है। चुप, बढ़िया ही बोलने वाली। दलित जात के बच्चों को यहाँ बैठने दे रहे हैं, वही बहुत है। तू पढ़ लिख कर ऐसे भी क्या करेगी? बड़ी होगा तो तेरी माँ के साथ मेरे घर पे आकर कचरा ही साफ करेगी ना। कोई IAS अफसर तो बनने वाले नहीं है तू एक काम कर, अपनी माँ को बोल कि मुझे अच्छे से झाड़ू लगाना सिखा दे। अरे तेरे लिए वो शिक्षा ज्यादा अच्छी होगी स्कूल से, समझी?
ये सूखी रोटी उस जूठन से ज्यादा अच्छा है। और हम क्यों खाएं किसी का जूठा? ध्यान रहे, पूरी सफाई किए बगैर अगर कोई स्कूल से गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? जी मास्टर जी। मास्टर जी हमेशा हमें ही सफाई करने को क्यों बोलते हैं, बाकी बच्चों को क्यों नहीं? बाकी बच्चे मेहनती नहीं है इसलिए वो हमें कहते हैं। उन्हें पता है हम बहुत मेहनती हैं। हाँ वो सब तो आलसी है, जहाँ गंदगी हो वहाँ ही बैठ जाते हैं। चल जल्दी साफ कर, घर भी जाना है। अब तो फाड़ ही दूंगी इसे। अरे क्यों फाड़ रही है? अरे क्यों फाड़ रही है? अरे शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। मन्ने बताओ क्या हुआ है? बाबूजी मुझे नहीं पहनने कपड़े। क्यों? तने स्कूल नहीं जाना? जाना है पर ये बोलते मुझे नहीं पहननी। पर हुआ क्या है ये तो बता दे। इसकी वजह से मुझे गंदे समझते हैं और मेरे साथ खेलते भी नहीं कोई लोग। बाबूजी लोग ऐसा क्यों करते हैं? अरे पागल हैं सब, वो लोग तुझसे डरते हैं और वो सोचते हैं कि तू उनसे जीत ना जाए, इसलिए नहीं खिलाते। नहीं बाबूजी ये बात नहीं है, कुछ तो बात है। नहीं बेटा कोई और बात ना है। है बाबूजी, वो लोग नीली वर्दी वाले को पे चूठन देते खाने को और मास्टर जी उनका नल का पानी भी नहीं पीने देते हम लोगों को। बेटा ये सब बेकार की बातें हैं, तू इन छोटी छोटी बात में दिमाग मत लगाया कर। तू सीधे स्कूल जाया कर और पढ़ के घर आ जाया कर। पर मास्टर जी हमारे को पढ़ने नहीं देते। मैं उनके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए हाथ खड़ी करती हूँ तो मेरी तरफ देखते भी नहीं है। वो हमारे को बिठाते ही नीचे और खाकी वर्दी वाले को ऊपर, और स्कूल की छुट्टी होने के बाद मुझसे पूरा स्कूल भी साफ करवाते। मुझे नहीं पहनना, मुझे वो पहनना है वर्दी वाले कपड़े, मैं ये नहीं पहनूंगी। तो चुप हो जा मेरी बच्ची, है? थारी समस्या ये वर्दी है ना, मैं थारे लिए खाकी वर्दी ले आऊंगा। अब रोना बंद कर और खुश हो जा। मेरी बहादुर बेटी छोटी छोटी बात पे रोएगी तो बड़े बड़े काम कैसे करेगी? सुनीता देख, अब थारी और मारी में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल थारी जैसी ड्रेस पहनी है मैंने और हम लोग साथ में खेल भी सकते हैं। अब तू पागल है क्या हुआ? और हमारे जैसे यूनिफॉर्म पहन के तू महारानी नहीं हो गई? पागल है ये। डॉक्टर ने कही थी थारे से यो खाकी वर्दी पहनने के लिए, हैं? और तुम भी गजब करो जी। हाँ? जब नीली वर्दी धरी थी घर में तो क्या जरूरत थी यो खाकी वर्दी लाने की? पैसे उजाड़े सो अलग, और अब यो वर्दी भी गई। और तने क्या लगा था यू खाकी वर्दी पहनने के बाद थारी जात बदल जाओगी, ऊंची जात की हो जाओगी तू? हाँ? क्यों गला फाड़ रही है? तो फिर क्या करूं? कितनी बार मना कही थी कि स्कूल भेजने की कोई जरूरत ना है, सुनी? तू चाहती क्या है? यूं बच्ची पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, जिंदगी में कुछ करना चाहती है। इसको घर में बिठा दूं, गुलाम बना दूं, हैं? घर घर जाके कूड़ा उठाए और खाने के नाम पे तरसे, यही चाहती है तू? हमारी समझ में ना आवे कि मारे चाहने ना चाहने से होवेगा के? जब यो बात हमारी किस्मत में लिख गई है तो इसमें मारे या थारे चाहने से कुछ ना होवेगा। किस्मत क्या पत्थर की लकीर होती है, कोई बदल नहीं सकता। तुमने कुछ भी कहने से कोई फायदा तो है नहीं। आज इसकी वर्दी के चक्कर में खाने के लाले पड़ गए, घर में अनाज का एक दाना ना है, और कल ना जाने के दिन देखने पड़ेंगे। पर तुम करो अपनी मनमानी, इसने स्कूल भेजो। दोनों के दोनों बाप बेटी चिकना घड़ा हो गए। आजा आजा मेरे पास आजा बेटा, चोट लग गई? आजा 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 मेरे पास आजा, मेरी अच्छी प्यारी बेटी। भी ठीक हो जाएगा, भी ठीक हो जाएगा। बाबूजी हमारे बच्चे से आज घर में खाना भी नहीं है। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। अरे ये तेरी माँ है ना, ये ऐसे ही बड़बड़ करती है। अरे आज तो घर में इतना अच्छा खाना बना है कि तूने कभी नहीं खाया होगा। क्या है? मीठी रोटी। मीठी रोटी? हाँ चलो तुम्हें खिलाता हूँ। चल चल मेरी बच्ची, और चल चल। ये देखो ले आया, ये चीनी, ये पानी है।
ये घोला और ये हो गई मिट्टी रोटी। बेटा पुराने जमाने में राजकुमारियां खाया करती थी, है ना अच्छी? बाबूजी एक बात पूछूं? भगवान ने सबको एक जैसा क्यों नहीं बनाया? हमें अलग बना दिया और बाकी लोग को अलग, ऐसा क्यों किया भगवान ने? बेटा मन ने तो ना मालूम, लेकिन हो सके एक दिन थारे को पता चल जाए, और थारे को पता चल जाए तो मन ने बता दियो, ठीक है? लेकिन बेटा इसके लिए बहुत मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, खूब मन से, अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। हाँ, और मेरी एक बात याद रखियो, जिंदगी में किसी से डरने की घबराने की जरूरत ना है। हमारी बेटी किसी से कम है क्या है? आप चिंता ना करो बाबूजी, मैं खूब मन लगा के पढ़ूंगी और बड़ी होकर बहुत बड़े बड़े काम करूंगी। ये हुई ना बात। बलदेव की बातों से संतोष को प्रोत्साहन मिला, उसकी सोच को एक नई दिशा मिली। अब वो अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहती थी, खुद को और अपने परिवार को एक इज्जत भरी जिंदगी देना चाहती थी, और उसकी इस ख्वाहिश में कुछ भी गलत नहीं था। आखिर एक इंसान किसी दूसरे इंसान से दबकर क्यों जीता रहे, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका जन्म किसी दूसरी जाति में हुआ है। संतोष को बलदेव ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीते हुए नहीं देखना चाहते थे। वो अपनी बेटी को एक नया जीवन देना चाहते थे। हालांकि बलदेव के आसपास का समाज इस बात की इजाजत नहीं देता था, लेकिन फिर भी वो हर रोज संतोष को एक सपना दिखाता। बलदेव ने संतोष के मन में उम्मीद की एक किरण जगा दी। उसका मन कभी भटकने नहीं दिया, उसे हमेशा पढ़ाई में ध्यान लगाकर रखने को कहा, क्योंकि बलदेव जानता था शिक्षा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके जरिए संतोष अपने लिए एक नया जीवन बना सकती है, जिसकी ताकत से वो समाज के इस जातिवादी भेदभाव को मिटा सकती है। और संतोष ने भी जी जान लगा दी। वो अपने पिता के सपनों को पूरा करना चाहती थी। वो अब झुक झुक कर जीने को तैयार नहीं थी। बाबूजी! अरे क्या हो गया? हमारी बेटी तो आज हवाई जहाज पे सवार हो रही है। बात ही कुछ ऐसी है बाबूजी, ये देखो रुके, आपकी बेटी को दिल्ली की कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली है। स्कॉलरशिप? छात्रवृत्ति बाबूजी, दिल्ली की कॉलेज में मारी को पढ़ने के लिए बुला रहे, और सारा खर्चा सरकार उठावेगी। मुझे मालूम था कि मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी। अभी कुछ रोशन ना हुआ है बाबूजी, अभी तो दिल्ली जाके हमारे सपनों की शुरुआत होगी, और उसके बाद देखना मैं आपका नाम कैसे रोशन करती हूँ। भगवान तुझे खूब तरक्की दे। कोई जरूरत ना है कहीं जाने की, और तू ज्यादा सपने ना देखे। थारी स्कूल की पढ़ाई होनी थी सो होली है। माँ, सरकार हमारी पढ़ाई का सारा खर्च सह रही है। मैंने कहा ना संतोष, तू कहीं ना जाने की। पर मन ने आगे पढ़ना है, बाबूजी भी यही चाहते हैं। यो बाबूजी की तो बात ही ना करे तू, इनकी वजह से तारे इतने पर निकल आवे हैं। तन्ने फिर नाटक खड़ा कर दिया। माँ कोई नाटक नौटंकी ना कर रही। अरे हमारी जाति की किसी लड़की को देखा तुमने शहर से बाहर पढ़ते हुए? इसीलिए तो फाके पड़ रहे हैं, यही पैदा होते हैं यही मर जाते हैं। हमारी बेटी तो मिसाल खड़ा करेगी। यो कोई मिसाल ना बनेगी, यो हमारे साथ यहीं रह के हमारा हाथ बटावेगी। और वैसे भी तुम्हारी कमाई अब होवे ना है, और हमारे से भी कर ले पूरे घर का भार ना उठाया जाता। यो कुछ काम करेगी तो 4 पैसा घर में आएगा। मैं कल से इसे ठेकेदार के यहाँ लेके जाऊंगी काम करने के लिए। मारे को नहीं जाना कहीं ठेकेदार के वहाँ काम करने। काहे नहीं जाएगी, मिलनी हो जाएगी तू और हम, जो पूरी जिंदगी वहाँ काम कर करके तने इतना बड़ा पाल पोस के किया। ओके पाला होगा, लेकिन मन ने नहीं जाना कहीं काम करने। तू करेगी, और यो बात तय होली है संतोष। तो क्यों लड़की की तरक्की में बाधा बन रही है? तुम तो बोलो मत। मन ने आगे की पढ़ाई पूरी करनी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है मन ने। अरे यो क्या तूने पढ़ाई की रेट लगा रखी है? हाँ, पढ़ाई से पेट ना भरा है, पेट भरा है पीसा। यो हाल रहा ना तेरे बाप का, तो यो ऐसे ही घर में बीमार पड़ा मर जाएगा। अरे तू मेरी फिक्र मत कर। मैंने कही ना हमारे बीच में बोलने की जरूरत ना है तुम्हें। अगर इस घर में पैसा ना रहा ना तो तारा बाप एक दिन मर जाएगा। तू कल हमारे साथ ठेकेदार के यहाँ काम करने जा रही है बस, और ये बात होली है। अब इसके बाद मैंने तेरी कोई बकवास ना सुनी, सुना तने? बेटी तू मेरी फिक्र मत कर, तेरी अम्मा ना मेरे बहाने से तुझे रोकना चाहती है। तू जा और अपनी पढ़ाई पूरी कर। ना बाबूजी, माँ ठीक कह रही है, इस घर में पैसों का आना ज्यादा जरूरी है, हमारी पढ़ाई उतनी जरूरी ना है। मैं कल से ही माँ के साथ काम पे चली जाऊंगी। बाबूजी राम राम मालकिन। आ गई महारानी,
9 बजे ने कह के गई थी और 10 बजे आई है। घर में तेरा इंतजार ही करना है तो काम ना खुद कर ले हम। ना ना मालकिन, वो क्या था ना मालकिन, हमारे आदमी की तबीयत ठीक ना थी तो इस वास्ते मैंने आने में थोड़ी सी देरी हो गई। बस कर बस कर। जब भी कुछ बोलती हूँ ना तो पति का रोना शुरू कर देती है। तो पति का रोना ही रोना है तो घर में जाके उसकी सेवा करना। यहाँ क्या काम करने आई है? गलती हो गई है मालकिन, आगे से ऐसी गलती ना होगी मालकिन। आगे से ऐसा हुआ ना तो पैसे काटूंगी। अभी से बोल दिया, समझी? जा जल्दी से काम खत्म कर। चल बेटा जल्दी जल्दी अपना काम कर ले। अरे सावित्री सुन तो। अरे सत्यानाश हो सावित्री। अरे देख ना तेरी छोरी ने, अरे अंदर घुसी जा रही है। क्या हुआ मालकिन? घर के अंदर मुंह उठा के घुसी जा रही थी। इसकी अक्ल के घास चढ़ने गई है। रे संतोष, तू वहाँ क्या करने जा रही थी? मन्ने की मालूम कहाँ जाना है कहाँ नहीं। अपनी माँ से पूछ लेती ना। हाँ तेरा ससुराल जो मुंह उठा के अंदर घुसी जा रही थी। हाँ तेरा रास्ता पीछे से है और पीछे से और पीछे से काम करके जाओ। घर के अंदर घुस रही है नालायक कहीं की। मालकिन 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 इसने माफ कर दो, ये बच्ची से। अरे बच्ची है तो घर पे रखना, काम पे क्यों लेके आती है? सारा घर अशुद्ध कर दिया। अब गंगा जल से सारा शुद्ध करना पड़ेगा। राम 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 राम। ये खड़े ने मुंह क्या देख रही है? जाना जल्दी से जाके काम कर। नास पिटी, सब अशुद्ध कर दिया। अरे नजर नहीं हटी कि ऊपर चढ़ के आ गई। बेटा संतोष, अभी जैसे गुसलखाना साफ किया है ना बेटा, तो रोज इसी तरीके से तने साफ करना है। और यदि कुछ समझ ना आवे ना तो हमारे से पूछ लीजो, ठीक है? मगर ध्यान रहे, अब की बार कोई गलती ना होनी चाहिए, नहीं तो मालकिन माफ ना करेगी। आ गए समझ में? आ गया ना? चल मैं बाहर जाती हूँ, ये कूड़ा फेंकती हूँ, तू भी हाथ धो के बाहर आ जा। छोरी, हमारे भी हाथ धुला दे, धुला दे, धुला दे। हाँ? अरे वाह, थारे हाथ तो बड़े मुलायम है। ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों, कुछ गलत कर दियो क्या? हाँ? अरे छोरी, अरे मेरी बात मान ले, देख मेरी बात मान, एक रात की बात है। थारी यो हिम्मत, थारी यो मजाल। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ? ये लड़की तुम पे चिल्ला रही है क्या? चिल्ला नहीं रही, जो लड़की ने हमारे मुंह पर थप्पड़ मारो है, मारे मुंह पर। अब देख, यो माँ बेटी का मैं क्या करूंगा? इन दोनों माँ बेटी का इस गांव में रहना दूभर कर दूंगा। ए कालो, रामो, अरे कहाँ मर गए हरामखोरो? जी मालिक। इन दोनों माँ बेटी ने धक्के मार के यहाँ से निकालो। मालिक ले जाओ इन्हें, बाहर फेंक दो तवेली से, बाहर निकालो। मालिक, अरे मनोज, वो कौन सी मनोज गड़ी थी जो तुम्हारे घर में पैदा हुई? मैंने पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे जो मैंने तारी जैसे बेटी मिली। बोल बोल दिखाई नहीं। अरे तू हमारी मदद ना कर सके थी तो हमारी जीवन को मुश्किल में तो ना डालती। अरे मैं पूछूं, कौन से बोल, कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही हो तुम्हारे से? बोल दिखाना है, कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही है? वो सब थारी गलती है, थारी वजह से हुआ है। साले इसने इतना सर पे चढ़ाया है कि इसकी इतनी जुर्रत हो गई कि ठेकेदार के मुंह पे तमाचा मार के आई है यो। अब पूछो इससे कि क्या होया? बोलती कहाँ ना, चुप काय क्यों? बोल बोल, क्यों ना बोलती? क्या जरूरत थी? तो और क्या करती मैं? अपनी इज्जत उतार के दे देती उसके सामने। वो मेरी इज्जत लूट लेता तो ठीक था थारे लिए। अरे ये समझती काहे ना है? हम है छोटी जात के लोग, दलित। अरे बात संभालन का एक तरीका होवे, और यो सीधा जाके उसके मुंह पे तमाचा मार के आई है। बताओ, पर अभी भी कुछ ना बिगड़ा है। तुम्हारे वेल चल के उससे माफी मांग ले, उसके घर चल के, सब बात यहीं खत्म हो जाएगी। मैं ना मांगूंगी किसी से माफी। माफी ना मांगेगी तो वो तेरी क्या हालत करेंगे, तने अंदाजा ना इस बात का।
समझाओ इसने। वो लठैत है लठैत, पूरे गांव में उनकी तुत्ती बोले है, कोई रोकने वाला ना है उन्हें। ए बल्लेव, तन्ने और थारी छोरी ने कल पंचायत में बुलाया गए हो, टाइम पे आ जाइयो। वहीं पे तय होगा कि अब तुम्हारी छोरी ने क्या सजा दी जाएगी। कालो, रामो, तुम मालिक। अबे क्या भी उस छोरी ने उठा के लाओ। कल पंचायत अपना फैसला बाद में सुनाएगी, पहले मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। ससुरी ने ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। जाओ उठा के लाओ ससुरी ने। जी मालिक। संतोष, संतोष, अरे उठ। बाबूजी, अरे चलना। कहाँ जाना है? अरे बस अड्डे, वहीं से तू शहर निकल जाना। लेकिन कल तुम्हारी वो पंचायत। अरे पंचायत की चिंता छोड़ दे, यहाँ पे मैं संभाल लूंगा। अगर तू यहाँ पे रहेगी ना तो ठेकेदार के आदमी बदला जरूर लेंगे। चल जल्दी चल, शहर जाके पढ़ाई पूरी कर। लेकिन बाबूजी मैं। अरे चल चल। आ बेटा जल्दी चल, बस छूट जाएगी। बलदेव और उसकी छोरी तो ये रे। ए बलदेव इधर आ, इधर आ। ए रुक बलदेव, ए रुक बलदेव, रुक 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 रुक। कहीं नजर नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। उस तरफ गए होंगे। अरे नहीं नहीं, यहीं कहीं आसपास छुपे होंगे साले। अरे मैंने लगता है वो निकल गया। इस गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना वो ठेकेदार हमें कच्चा चबा जाएगा। मुझे लगता है बस अड्डे की तरफ गए होंगे। चलो वहीं जाकर देखते हैं। चलो चलो काठीपुरा हनुमानगढ़, काठीपुरा हनुमानगढ़। चलो भाई टिकट लो, फटाफट फटाफट टिकट लो। हनुमानगढ़ दिल्ली। भैया एक दिल्ली का टिकट देना। बेटी यूरा थारा दिल्ली का टिकट। दिल्ली के बस अड्डे पे कुंदन चाचा मिलेंगे, वही थारा ख्याल रखेंगे। पहुंच के एक बार खबर कर दियो। चलो भाई गाड़ी निकल रही, चलो आखिरी गाड़ी है, निकलो। बेटा थारी बस निकल जाएगी। चल बेटा जा, चल चल बेटा। चलो अपना ख्याल रखना। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करो। वो रहे बलदेव और उसकी छोरी। बस रोक, बस रोक, ए रोक, बस रोक, ए रोक, ए बस रोक, रोक रोक चले, रोक बस, रोक बस रोक चले। संतोष को गांव से बाहर भेजकर बलदेव ने बड़ी हिम्मत का काम किया। अपनी बेटी को एक अच्छा भविष्य देने के लिए उसने सारे दुख तकलीफ अपने ऊपर ले लिए। संतोष अब शहर आ चुकी थी, गांव की जिल्लत भरी जिंदगी से कोसों दूर। उसकी आंखों में ढेरों सपने थे। वो अब एक बड़े कॉलेज में अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही थी, एक नई उम्मीद, नई उमंग और नए जोश के साथ। अपने अतीत को पीछे छोड़ना चाहती थी वो। उसका निश्चय दृढ़ था और विश्वास अटल। अब वो रुकने वाली नहीं थी। हाँ माँ, मैंने वार्डन से बात की थी। उसने कहा हॉस्टल में एक भी रूम खाली नहीं है, मुझे यही एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ मैं दूर रहूंगी। हाँ मैं अपने सामान को भी दूर रखूंगी। अच्छा मैं रखती हूँ अभी। नमस्ते। मैं हाँ हाँ पता है, अलॉटमेंट लिस्ट में तुम्हारा नाम देखा था।
पता नहीं मुझे ही दलित जात की लड़की के साथ रूम क्यों शेयर करना पड़ रहा है। अच्छा सुन, ये सब मेरा सामान है, इसको तू नहीं छुएगी, और स्पेशली ये जग और ग्लास, इसको तू टच नहीं करना, और मेरे कपड़ों को तू बिल्कुल हाथ नहीं लगाएगी, वरना एक एक कपड़े को मुझे जलाना पड़ेगा। ये तेरा बेड, इसे घिसका, कोने में कचल घिसका, घिसका। चल चल आगे बढ़, उस तरफ जा जा। सुन, लकीर के उस तरफ का भाग तेरा और इस तरफ का भाग मेरा। तू इस तरफ नहीं आएगी और मेरे किसी सामान को तू छुएगी भी नहीं, समझी? संतोष हैरान थी। उसने सोचा था कि शहर आकर शायद उसको इस तरह के बर्ताव से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन पहले ही दिन उसका इस हकीकत से सामना हो गया कि बड़े से बड़ा शहर भी जातिवाद से अछूता नहीं है। यही है वो? हाँ दीदी यही है वो, जब से आई है परेशान कर रखा है। बोल, क्या कराया जाए इसके साथ? ये लोग तो एक ही काम में एक्सपर्ट होते हैं। चल बेटा, आ जा बाहर, आ जा। इसकी जाति की जितनी भी लड़कियां हैं ना, सबको बुला ले, साथ मिलके मेहनत कराएंगे। चल आ जा। कुछ नया नहीं करा रहे, जो तू बचपन से करती आ रही है ना, आज हमारे सामने कर दियो। चल बेटा, आ जा, चल आ जाओ। चलो चलो चलो, जल्दी चल, काम पे लग जाओ, चलो। चल शुरू हो जा। पूरी सफाई किए बगैर अगर कोई स्कूल से गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मेरी एक बात याद रखियो, जिंदगी में किसी से डरने की, घबराने की जरूरत ना है। हमारी बेटी किसी से कम है क्या? मारे से ये ना होगा। क्यों? भूल गई कैसे होती है गंदगी साफ? कुछ नहीं भूली हूँ, इसलिए मारे से ये हरगिज ना होगा। नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं करूंगी। चुपचाप साफ कर, वरना हाथ पकड़ के साफ कराऊंगी। चल। अगर किसी ने भी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की ना, मैं सीधा वार्डन को जाके कंप्लेन कर दूंगी। धमकी दे रही है? तू हमें धमकी दे रही है? ए, वार्डन आ रही है, वार्डन आ रही है। बचने वाली नहीं है, तू समझी? चलो चलो चल चल। संतोष को समझ आ गया था कि अपने लिए नई जिंदगी की तलाश करना इतना आसान नहीं है। शहर में हर तरफ नई इमारतें तो थी, लेकिन लोगों की सोच वही सदियों पुरानी। हर कदम पर कोई ना कोई उसे उसके बचपन की याद दिला देता था, और यह सब राजधानी के एक जाने माने कॉलेज में हो रहा था। संतोष की रूममेट गायत्री उसे बात बात पर नीचा दिखाती थी, और संतोष बार बार उसकी हरकतों को नजरअंदाज कर देती। वो तो बस अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहती थी, लेकिन एक दिन संतोष के सब्र की हद हो गई। तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुझे बोला था ना इस तरफ नहीं आने के लिए। तुझे एक बात समझ नहीं आती? ये लक्ष्मण रेखा तुझे दिखाई नहीं देती? सब गंदा कर दिया, अब हवन करा के सब शुद्ध कराना पड़ेगा। मेरी किस्मत खराब है कि एक दलित लड़की मेरी रूममेट है। बकवास ना कर, ये कमरा सिर्फ तेरा नहीं है, मारा भी है। लक्ष्मण रेखा बना के रखा है। मैं ना मानती इस लक्ष्मण रेखा को। मुझे जहाँ जाना होगा मैं जाऊंगी, मुझे जहाँ बैठना होगा मैं बैठूंगी। तुझे जो करना है कर ले। अच्छा जरा करके बता। रख इसे, रख। नहीं रखती। अगर तुझे मेरे जात वाले लोगों से इतनी तकलीफ है ना, तो ये किताब भी मत पढ़, क्योंकि ये किताब हमारे संविधान के बारे में है, और हमारा संविधान भी मेरे जात वाले इंसान ने लिखा है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। या तो तू ये किताब पढ़ना बंद कर, नहीं तो अपनी बकवास। तू बहुत बड़ा पंगा ले रही है, देख अब मैं क्या करती हूँ। ना, अब तू कुछ नहीं करेगी। जो करना है मारे को करना है, अब तू देख।
संतोष अब जातिवाद के इस प्रकोप से तंग आ चुकी थी। गांव से लेकर शहर तक हर कदम पर उसे इस असमानता का सामना करना पड़ा था। वो अब इस सिलसिले को खत्म करना चाहती थी। दृढ़ निश्चय के साथ वो अपने हॉस्टल के वार्डन के पास गई, लेकिन वहां भी हताशा ही उसके हाथ लगी। पर संतोष रुकने वाली नहीं थी। वो अपनी शिकायत लेकर सीधे पुलिस के पास गई। देखो, इस तरह की छोटी मोटी बातें स्कूल कॉलेज हुआ करती हैं। इन बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए। कहना क्या चाहते हैं आप? आपके लिए छोटी मोटी बातें होंगी सर, पर हमारे लिए ना है। अच्छा ठीक है, मैं एक लेडी कांस्टेबल को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। वो वहाँ जाकर वो लड़की को थोड़ा हड़का देगी। ठीक? मन ने उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। अरे रिपोर्ट ऐसे नहीं लिखी जाती है, मेरी बात मानो। और इन पचड़ों में तुम मत फंसो। अगर ज्यादा ही तकलीफ हो रही है तो जाकर अपने वार्डन से मिलो, उसे अपना कमरा चेंज करा लो, वरना ये सब तो चलता ही रहेगा। आज एक लड़की परेशान कर रही है, कल दूसरी लड़की परेशान करेगी। और आप कुछ ना करोगे? मतलब आपको मालूम है ये सब चलता रहेगा और आप बैठे रहोगे इधर ही? तो क्या करें? पूरा कॉलेज उठा के जेल बंद कर दें, यही चाहती हो? अरे ऐसे काम नहीं होता है। ठीक है, आप कुछ मत करो। अब जो भी करना है मारे को ही करना पड़ेगा। तेवर तो देखा सर लड़की के, तीर की तरह निकल के गई है और बोल के तो ऐसे गई है कि जैसे उन लड़कियों के खिलाफ ये कमीशन बिठा देगी। संतोष की शिकायतों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। उसकी शिकायतों को सब लोग ऐसे ले रहे थे मानो ये रोजमर्रा की बात हो। और ये सच भी था। संतोष की तरह जाने कितने छात्र हर रोज अपनी जाति की वजह से इस भेदभाव का सामना कर रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि संतोष इसके खिलाफ आवाज उठा रही थी। लेकिन एक दिन संतोष को एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं थी। बताए संतोष, ये जातिवाद हमारे समाज की जड़ों तक में फैल चुका है। इसलिए तुम देखोगी एक तरफ हमारा देश तरक्की कर रहा है, वहीं दूसरी ओर आज भी जातिवाद को लेकर लोग एक दूसरे से भेदभाव कर रहे हैं। सरकार लोगों को समझा समझा के थक जाती है, लेकिन लोगों की सोच में ये भेदभाव बचपन से ही डाल दिया जाता है। और तकलीफ तो तब होती है जब लोग भी इसे चुपचाप सहते रहते हैं। कितनी बार ऐसा होता है हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोग ऊंची जाति वाली लोगों से दबते रहते हैं और चुपचाप सहते रहते हैं। लेकिन तुम यहाँ तक आई, तुमने हिम्मत दिखाई, वेरी गुड। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। धन्यवाद। नेशनल कमीशन फॉर ऑप्रेस्ड क्लासेस, भारतीय सरकार द्वारा स्थापित यह कमीशन समाज के उन तबकों के हितों की रक्षा के लिए है जिन्हें आज भी दबा कर रखा जाता है। जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली तो संतोष ने इस कमीशन की मदद मांगी और कमीशन के मेंबर्स पहली ही बार में उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। संतोष ने एक बार फिर पुलिस में रिपोर्ट की और इस बार कमीशन के दबाव में पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। देख ना, ये हो गया है पर ये बाकी है। इसका ऐसा कोई रिलेशन तो है नहीं ना। ये वाला आएगा पक्का, देख। अरे ये वाला मत कर, ये वाला कर, इसके बाद वाला। तुम में से गायत्री शर्मा कौन है? जी हुआ क्या है? मैंने कहा तुम में से गायत्री शर्मा कौन है? तो तू पुलिस को लेके आई है? मैंने कहा ये छोड़ो, वाले ये बता तुम में से गायत्री शर्मा है कौन? जी मैं। ले चलो इसे। पर मैंने क्या किया है? तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। तुम्हारे खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है। अपने कमरे की उस लक्ष्मण रेखा को मिटाते हुए संतोष को लग रहा था जैसे वो अपनी जिंदगी से एक धब्बे को साफ कर रही है। उसे लगा जैसे उस लक्ष्मण रेखा के साथ साथ उसकी जिंदगी के सारे कष्ट दूर हो रहे हैं। इस कामयाबी में संतोष को अपनी और अपने पिता की जीत दिखाई दी। लेकिन इस जीत के कुछ ही दिनों बाद संतोष को अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुख का सामना करना पड़ा। संतोष को उसकी हिम्मत और उसके सपने देने वाले उसके पिता बलदेव का आकस्मिक निधन हो गया। वो तो आखिरी बार अपने पिता का चेहरा भी नहीं देख पाई थी। तो तू क्या चाहेगी? ये आखिरी बार जाते हुए बाबूजी को मैं ना देखूं? खबरदार, जो तूने यहाँ आने की बात कही तो यहाँ आई ना, तो ये ठेकेदार तने छोड़ेगा ना। उसके बदले की आग अभी ठंडी ना हुई है। पर माँ, आखिरी बार मुझे बाबूजी का चेहरा देखना है माँ। जिद ना कर मारी बच्ची। थारे बापू ने बड़ी हिम्मत करके तने इस नरक से बाहर निकाला है। पर मुझे बाबूजी का चेहरा एक बार देखना है माँ, एक बार, आखिरी बार माँ। मारे को आने दो माँ। नहीं, ताने मारी कसम है, जो तू यहाँ के फंस गई तो तारे बापू की आत्मा को बहुत चोट पहुँचेगी। उसी के खातिर यहाँ आने की बात ना कर बेटा। तू वहीं रह,
तू वहीं रह मेरे लड्डू, तू वहीं रह, तू वहीं रह के अपने बापू के सपनों को पूरा कर। बाबूजी, बाबूजी। संतोष अपने पिता बलदेव के त्याग को कभी नहीं भूली। उसने अपने लक्ष्य से एक पल के लिए भी नजरें नहीं हटाई। अपने पिता को खोने का दर्द उसके लिए एक जुनून बन गया। वो अपनी मंजिल को पाने के लिए और जी जान से जुट गई। संतोष अपने पिता की मौत को जाया नहीं होने देना चाहती थी। ग्रेजुएशन के बाद संतोष ने आईएएस के लिए अप्लाई किया और आखिर उसे कामयाबी मिली। उसने अपने पिता के सपने को सच कर दिखाया। संतोष आईएएस ऑफिसर के तौर पर अपने गांव वापस लौटी। वक्त बदल चुका था। अब संतोष को किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं थी। आज उसका सर गर्व से उठा हुआ था। तो पढ़ लिख कर ऐसे भी क्या करेगी? बड़ी होगा तो तेरी माँ के साथ मेरे घर पे आकर कचरा ही साफ करेगी ना। स्वागत है आपका मैडम। मास्टर जी, फिर कभी किसी बच्चे के साथ वैसा बर्ताव ना कीजिएगा जैसा आपने मारे साथ किया था। बच्चों इधर आओ। कैसे हो तुम लोग? अच्छे। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ, नई यूनिफॉर्म। नई यूनिफॉर्म? पांडे जी, जी मैडम। इनकी यूनिफॉर्म ला दीजिए। अभी ले। और पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छे। घर में सब कैसे है? ये लीजिए। ये लो, नाम क्या है तुम्हारा? प्रियंका। तुम्हारा? श्वेता। श्वेता। वन। तन्वी, बहुत सुंदर नाम है तुम्हारा। देखो, पर ये तो खाकी कपड़े हैं, हमारे तो नीले हैं ना, ये तो उनके हैं। ना, आज के बाद तुम भी खाकी यूनिफॉर्म्स पहनोगे। उनमें और तुम में कोई फर्क ना होगा। मतलब हम भी उनकी तरह बेंच पे बैठेंगे? आज के बाद कोई दलित बच्चा नीचे बैठकर नहीं पढ़ेगा, कोई भी सफाई नहीं करेगा और कोई भी किसी का जूठा नहीं खाएगा। सब इज्जत से जिएंगे, अपने पहचान के साथ, अपने अस्तित्व के साथ और अपनी इज्जत के साथ। आज से सब बराबर। खूब मन लगाकर पढ़ियो, कोई बड़ा काम करियो। बड़ा काम मतलब? बड़ा काम मतलब ऐसा काम कि जिससे तेरे बाबूजी को अपनी बेटी पे गर्व होवे। आप चिंता ना करो बाबूजी, मैं खूब मेहनत से पढ़ूंगी और बड़ी होकर बहुत बड़े बड़े काम करूंगी। ये हुई ना बात। मालिक, मारी बच्ची भूखे मर जाएगी। मन ने मारी मेहनत का पैसा दे दो। अरे यार दलित जात, चाहे बाद में आइए, अभी रात में मेरा दिमाग खराब ना कर। मारे पीछे दे दो मालिक। पैसा चाहिए तने? पैसा चाहिए ना? ले पैसा, पैसा चाहिए। तू तो बलदेव की छोरी है ना? घनी बड़ी होली तू, पर तू एक बात भूल गई, तू इस गांव से मारी वजह से ही भागी थी। सब याद है। आज गांव वापस भी मैं थारे वजह से आई हूँ और अब की बार इस गांव की कलेक्टर बन के आई हूँ। कलेक्टर? अब तुम्हारी तानाशाही खत्म हो गई है। हम दलित जात वालों को तुमने बहुत दबा लिया है। अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। अब यहाँ सब हक से जिएंगे। ये लोग जो तुम्हारी नजरों में कीड़े मकोड़े जैसे हैं, इन सबको अभी बराबरी का हक मिलेगा।
आज से इस गांव में कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होगा, सब बराबर के होंगे, सब अपने आत्मसम्मान से जिएंगे। जुग जुग जियो बेटे, जुग जुग जियो। आज मारे को बस एक ही दुख है कि आप हमारे साथ ना हैं, लेकिन मैं जानती हूँ आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है। आप ही हमारे इस कामयाबी की वजह हो। अगर आपने हिम्मत करके मारे को शहर ना भेजा होता तो शायद आज मैं भी वैसी ही जिंदगी जी रही होती। संतोष, मन्ने माफ कर दे बेटा। मैंने तेरे हर काम में तने रोकने की कोशिश की है, मैंने तारा कभी साथ ना दिया। अरे मैंने भी तारे बापू की तरह तारा साथ देना चाहिए था, पर नहीं दिया। मन्ने माफ कर दे ना माँ, तारा बापू सही कहे था कि मारी बेटी मिसाल बनेगी। और देखना आज तू यू पूरे गांव के लिए एक मिसाल बनी है। तुझे पता अपनी जाति के जो लोग हैं ना बेटा, वो अब अपने बच्चों को स्कूल भेजे पढ़ने के लिए। सब चाहे कि उनके बच्चे तारी तरह बने। मारी संतोष की तरह बनना चाहे वो, मारी संतोष की तरह। तू चुक चुक जी हमरे बच्चे, तारे मारे गए मन लग जावे। जातिवाद का चक्रव्यूह टूट चुका था। आज संतोष एक नई जिंदगी जी रही है, एक ऐसी जिंदगी जिसके लिए उसे उसके पिता ने प्रोत्साहित किया, जिसके लिए उसने सालों मेहनत की और अपने रास्ते की हर मुश्किल को पार किया। एक ऐसी जिंदगी जहां उसकी पहचान सिर्फ उसकी जाति से नहीं होती, जहां वो आजाद है, खुश है। आज संतोष एक काबिल IAS ऑफिसर है। वो उन चुनिंदा लोगों में से है जिन्होंने जातिवाद और छुआछूत की इस भयानक प्रथा को तोड़कर उसे मात देकर अपने सपने पूरे किए। उसने साबित कर दिखाया कि इंसान की पहचान उसकी इज्जत उसकी जाति से नहीं, उसकी काबिलियत से होती है। महात्मा गांधी भी जातिवाद के पुरजोर विरोधी थे। उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अछूत नहीं हो सकता, और अगर कोई शख्स ऐसा मानता है तो जाहिर है कि वो भगवान में भी विश्वास नहीं करता है। गांधी जी के ये शब्द जातिवाद की समस्या को बिल्कुल सही तरीके से सामने लाते हैं। जब भगवान हमें बिना किसी जाति के इस धरती पर भेजता है, तो फिर हम किसी को जाति के बंधन में बांधने वाले कौन होते हैं? और अगर कोई ऐसा करता है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। संतोष की कहानी हम सब के लिए एक मिसाल है। हम संतोष के जज्बे को सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब जातिवाद के इस चक्रव्यूह में कोई नहीं फंसेगा, और अगर कोई फंसता है तो वो इसके खिलाफ आवाज उठाएगा। हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों की दुनिया में कमी नहीं है। कल रात 10:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक और ऐसे ही शख्स की कहानी के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।